वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 47। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 47 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 14 दिसंबर 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है ना, वो एक संवैधानिक निकाय है और भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2001 में निष्पादित किया गया था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा मंत्रालय के ही अधीन है। इंग्लिश में है ये, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो एक संवैधानिक निकाय है, क्या वो ऊर्जा मंत्रालय के ही अधीन है? देखिए, पहली बात तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो एक तो इसका हो नहीं सकता, जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दो, या तो उत्तर सी होगा या डी होगा। ठीक है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2001 में निष्पादित किया गया था, ये करेक्ट है स्टेटमेंट दूसरा वाला। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा मंत्रालय के ही अधीन है, करेक्ट है बिल्कुल, डी हो जाएगा 2 और 3। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक सांविधिक निकाय स्टैच्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2001 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा निष्पादित किया गया था। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आज मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित ग्रहों में से किस युग्म का प्रतिनिधित्व करता है या करते हैं, बताइए। इन दोनों ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इन दोनों ग्रहों के चारों ओर एक रिंग पाया जाता है। ये ग्रह लगभग प्रत्येक 20 वर्ष में बृहद संयोजन में शामिल होते हैं। इनमें से कौन से किसके बारे में बात हो रही है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल या बृहस्पति और मंगल? ये ग्रह लगभग प्रत्येक 20 वर्ष में बृहद संयोजन में शामिल होते हैं। इन दोनों ग्रहों के चारों ओर एक रिंग पाया जाता है। जोवियन ग्रह, कल के टेस्ट का अगर किसी ने लगाया होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे। इन दोनों ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। देखिए, यहाँ बृहस्पति और शनि की बात हो रही है। वैसे तो नेपच्यून और यूरेनस को भी जोवियन ग्रह कहा जाता है, लेकिन इनके चारों ओर रिंग नहीं पाया जाता। इसलिए सही उत्तर अपना क्या होगा? ये ग्रह लगभग प्रत्येक 20 वर्ष में बृहद संयोजन में शामिल होते हैं। बृहस्पति और शनि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन प्लैनेट या फिर विशालकाय गैस ग्रह कहा जाता है। इनमें घना वायुमंडल होता है जिसमें ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, होती है कर देते हैं, गैस है ना। देखिए, यदि दो आकाशीय पिंड पृथ्वी से एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं तो इसे संयोजन कहा जाता है, और यदि शनि और बृहस्पति का संयोजन है तो इसे महासंयोजन कहा जाता है। यह घटना प्रत्येक 20 वर्ष में घटित होती है। यह संयोजन पृथ्वी से देखे जाने वाले बृहस्पति और शनि के कक्षीय मार्गों का एक रेखा में आने का परिणाम है। ठीक है। देखिए, 7 रिंगों और उनके बीच कई अंतराल एवं विभाजनों के साथ शनि की रिंग प्रणाली सबसे विशाल है। वर्ष 1979 में वायेजर मिशन ने बृहस्पति की शिथिल वलय प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, जो गैस के रिंग बनते हैं वो इन्हीं ग्रहों के चारों ओर बनते हैं। ठीक है, लेकिन जोवियन ग्रह यहाँ पर यूरेनस, नेपच्यून भी है, लेकिन रिंग नहीं बनते तो नहीं होगा, वो ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक संख्या 3 पर आ जाइए। विट्ठल मंदिर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। विट्ठल मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है क्या, और वेसर शैली में निर्मित है क्या? इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था क्या? चलिए क्लू देते हैं। कर्नाटक में है ये विट्ठल मंदिर, विजया विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है इसको, और ये बेसर शैली में नहीं है, द्रविड़ शैली में है।
और भगवान विष्णु को समर्पित है, सूर्य देवता को नहीं समर्पित है। 2 और 3 जहाँ जहाँ उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट है। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था विजयनगर शासकों के द्वारा, तो 1 ओनली हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, विजया विट्ठल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख नेता विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर की स्थापना हुई थी 15वीं सदी में। ठीक है, मंदिर के निकट और भी कई मंदिर निर्मित हैं। विट्ठल मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो 2 और 3 करेक्ट हो गए, 2 और 3 गलत हो गए, पहला सही है केवल। देखिए, 7वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी, याद रखना। द्रविड़ मंदिरों का जो निचला भाग होता है वो वर्गाकार होता है और उसका जो मस्तक होता है वो गुंबदाकार 6 या 8 पहलुओं वाला होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है। भारतीय हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। एशियाई हाथी की 5 उप प्रजातियाँ हैं। भारतीय हाथी वुल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है ना, मतलब संकटग्रस्त है ना, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है, बिल्कुल है। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियाँ हैं, 5 नहीं है, गलत है। तो केवल पहला ही वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। देखिए, हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है। क्या होती हैं कीस्टोन प्रजातियाँ? ऐसे जीव होते हैं कीस्टोन प्रजातियाँ जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं। कीस्टोन प्रजातियों के अभाव में कोई भी पारिस्थितिक तंत्र अस्तित्व में नहीं रहेगा। जीवित रहने के लिए अन्य प्रजातियाँ इन जीवों पर निर्भर करती हैं। समझ में आ गया होगा एक तरह से क्या होता है कीस्टोन। देखिए, एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियाँ हैं, 3 है, 3 5 नहीं है। कौन कौन सी? भारतीय हाथी, सुमात्रन हाथी और श्रीलंकाई हाथी। देखिए, महाद्वीप पर शेष हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की व्यापक रेंज है और भारतीय हाथियों की अगर संरक्षण स्थिति हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 1 में रखा गया है और IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, ये वुल्नरेबल नहीं है। गलत है तीसरा स्टेटमेंट। और साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग अलग होती है क्या? अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जातियों को राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा घोषित किया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग अलग होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 कहता है कि अनुसूचित जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा संबंधित अधिनियम में संशोधन के पश्चात इस प्रकार घोषित किया गया है। ठीक है, ये अनुसूचित जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WTO नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी नहीं, फिर अंकटाड, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, बात करें अंकटाड की तो अंकटाड वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। स्थायी है और अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका गठन मुख्य तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के विकास अनुकूलन एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। देखिए, अंकटाड एक केंद्रीय एजेंसी है जो निवेश संवर्धन संस्थाओं के प्रदर्शन की निगरानी करती है और वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता प्रदान करती है। अब अंकटाड जो भी रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो ये सारी की सारी हैं और UPSC और स्टेट PCS की फेवरेट हैं। पहली हो गई ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी व्यापार और विकास रिपोर्ट अंकटाड निकालता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट ये पूछी जाती है और स्टूडेंट लगा देता है वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जबकि गलत हो गया वो, है ना। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट भी अंकटाड। द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट भी अंकटाड यानी न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट भी अंकटाड। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट भी अंकटाड। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी अंकटाड और कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी अंकटाड यानी वस्तु एवं विकास रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट,
ये सारी की सारी रिपोर्ट को निकालता है अंकटाड। ठीक है, जो एक केंद्रीय एजेंसी है, स्थायी है, अंतर सरकारी है, गठन 1964 में। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 7 पर आ जाइए। हाल ही में 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इन्होंने हरिजन बंधु और हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1923 की स्थापना की। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कर दीजिए। इन्होंने हरिजन बंधु और हरिजन सेवक समाचार पत्र की शुरुआत नहीं की थी, वो गांधी जी ने की थी। इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बिल्कुल भाग लिया। तो 2 और 3 यहाँ सही हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो देखिए, बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो 6 दिसंबर को हर साल 6 दिसंबर को जो है इनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1923 की स्थापना की थी, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 30, 31, 32 में, केवल दूसरे में कांग्रेस के प्रतिनिधि गए थे गांधी जी बन के। देखिए, वर्ष 1933 में गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन की शुरुआत की थी। इसका प्रकाशन 1948 में तक जारी रहा और इसी समय के दौरान उन्होंने गुजराती में हरिजन बंधु तथा हिंदी में हरिजन सेवक का प्रकाशन किया। तो इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं ये। और अंबेडकर लगा देते हैं कई विद्यार्थी, जबकि हरिजन सेवक हो गया, हरिजन बंधु हो गया या हरिजन साप्ताहिक समाचार, ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। डॉक्टर अंबेडकर या ज्योतिबा फूले इन्होंने नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था? किसको? 1925 में किसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था? यह प्रश्न भी डॉक्टर अंबेडकर से ही रिलेटेड है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वर्ष 1920 में, अभी तक डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतना पता चला, तो 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। पाक्षिक मतलब 15 दिन की अवधि में छपने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूक नायक, बहुत पूछते हैं इसको। 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था भीमराव अंबेडकर को, और हिंदुओं के प्रतिगामी रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए इन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और क्या किया था इन्होंने? 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि दलितों को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी। और ये जो आंदोलन हुआ, इसके बाद दलित जो है प्रवेश की अनुमति मिली मंदिर में, और भारत में दलित आंदोलन शुरू करने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। देखिए, यूपीएससी में हर साल एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड, जिनके विकल्प में भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले हो गए, ठीक है, और महात्मा गांधी हो गए, ये जरूर होते हैं। चलिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक इस बार भी था एक प्रश्न जिसका गोला बाबा आंसर था। तो नर्मदा नदी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट है, प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है क्या? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है क्या? नागपुर पठार से निकलती है क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है ना, नागपुर पठार से थोड़ी निकलती है। एलिमिनेट करो तीसरे को। बिल्कुल, प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पश्चिम की ओर यानी ये साइड। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे बनाया गया, करेक्ट है। तो पहला दूसरा करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो देखिए, नर्मदा प्रायद्वीप क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट यह नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है।
इसके अपवाह क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में तथा इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कभी कभी पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश तक सीमित कर देता है स्टूडेंट, लेकिन महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में क्या हुआ है? मत्स्य पालन विभाग ने 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को, संगठनों को और डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है तो सर्वश्रेष्ठ या शीर्ष समुद्री राज्य का पुरस्कार ओडिशा को मिला है, शीर्ष संगठन का पुरस्कार तमिलनाडु मत्स्य निगम लिमिटेड को मिला है और शीर्ष समुद्री जिला मिला है कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश का। ये सही है, ऊपर नीचे है कुछ। शीर्ष समुद्री जिला उड़ीसा ही है, गोवा है? देखिए उड़ीसा ही है, करेक्ट है। शीर्ष संगठन तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड और कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश का। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, यानी 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।